हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है। तो बेटा जैसे आपने ट्रांसलेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, लाइक s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो है रोटेशनल मोशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फ़र्क इतना है कि एनालॉगी में बेटा अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो जहाँ हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, यहाँ हमारी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट थीटा होती है। हमारी लीनियर इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमारी एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी हम ओमेगा नॉट लेंगे। हमारी लीनियर फाइनल वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम लेंगे ओमेगा। ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन हमारा होता है a, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे अल्फा से। ठीक है। और टाइम तो हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, दोनों तरफ। मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी है इस तरीके से, देयर इज़ एनी मास बॉडी, किसी भी मास की कोई बॉडी है, ठीक है, उसको हम फोर्स लगा रहे हैं या फोर्स के बिना भी वो मूव कर सकती है। ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रही है। ठीक है। और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, वो फोर्स के प्रेजेंस में होगा। ठीक है। इस पे हमने एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई। और आगे बढ़ते बढ़ते जो पहले यहाँ पे थी इस पोजीशन पे, ये आगे बढ़ के यहाँ आ गई। ठीक है ना, इस फाइनल पोजीशन पे। तो ये जो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो ये दूरी है बेटा, इसको कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं, सीधा चलने वाली जो वेलोसिटी थी उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। जो बॉडी पे एक्सेलरेशन लगा वो कहलाता है a। ठीक है। इस तरीके से जो है इसके हम डायनेमिक्स को पढ़ते हैं। तो अब इस केस में देखिए बेटा, रोटेशनल मोशन में क्या होता है। ठीक है। रोटेशनल मोशन में हमें मैकेनिक्स कुछ ऐसी दिखेगी। सपोज़ करिए हमारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, और ये अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट, इस फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट जो है रोटेशनल मोशन इस तरीके से कर रही है। ठीक है। अगर ये रोटेशनल मोशन करेगी और रोटेशनल मोशन करके ये बॉडी हमारी यहाँ से रोटेट करते करते सपोज़ यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है। तो फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पहुँच गई। ठीक है। तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बेटा, वो हमारा स्ट्रेट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये हमारा पहले यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई, यहाँ थी, फिर यहाँ पहुँच गई। तो ये जो है हमारा बेटा, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है ना। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, इसको कवर करने के लिए बॉडी को चाहिए थी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। वो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। एक्सेलरेशन होता है अल्फा, टाइम लगा टी। तो इस तरीके से रोटेशनल मोशन में ये डायनेमिक्स होती है। ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की आपने इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर रखी हैं, आप देखेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल इक्वेशन रोटेशनल मोशन में डेराइव हुई है। ठीक है। अब कैसे डेराइव करेंगे वो देखिएगा। जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनफैक्ट मैं आपको कंपेयर करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। इफ़ आई हैव दैट ओल्ड स्लाइड, अगर मेरे पास पुरानी स्लाइड है तो उससे मैं आपको, बट आई डिड नॉट एक्चुअली टीच यू दैट चैप्टर। ओके। तो हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा ले लीजिए, रेट चेंज मतलब d/dt, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब आपका ओमेगा।
ठीक है, तो ये हमारी अल्फ़ा की वेलोसिटी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू होगी, सॉरी। तो हम लिख देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, रेट चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब आप dt को जब यहाँ लेके आएंगे तो अल्फ़ा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा dt इज़ इक्वल्स टू डी ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब समझिए बेटा, इसका मतलब है जब बॉडी पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा लगा तो बहुत छोटे dt टाइम में बॉडी की वेलोसिटी एक स्मॉल अमाउंट dw अमाउंट से चेंज हुई है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का बदलना। तो अल्फ़ा एक्सेलरेशन जब छोटी टाइम के लिए लगाया गया तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो भी बहुत छोटा है, डी ओमेगा। ठीक है, अच्छा, टोटल चेंज निकालने के लिए, नेट चेंज निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ठीक है ना, ज़ीरो टाइम पे जब हमने अभी एक्सेलरेशन लगाना जस्ट शुरू किया था वो ज़ीरो टाइम लेते हैं, उस समय एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट। जब हमने टी टाइम तक एक्सेलरेशन लगाया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से बदल के हो गई ओमेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है बेटा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले जाते हैं, हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ज़ीरो से टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बेटा, कई बार मैंने आपको सिखाया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होता है t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होता है p। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये dt मतलब 1 dt है, ये आ जाएगा t के बराबर। ठीक है, अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया t, लिमिट ज़ीरो से कैपिटल, सॉरी ज़ीरो से t। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा हो जाएगा ओमेगा, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा। लिमिट हम लगाते हैं बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लगाने का तरीका होता है। लिमिट, इंटीग्रेशन की लिमिट लगती है एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, मतलब t की जगह पहले अपर लिमिट लिखिए, फिर t की जगह लोअर लिमिट ज़ीरो रखिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे भी ओमेगा की जगह पहले अपर लिमिट ओमेगा रखिए, फिर लोअर लिमिट ओमेगा नॉट रखिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा। अपर लिमिट t, लोअर लिमिट ज़ीरो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी अपर लिमिट ओमेगा, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा टी, दूसरा टर्म तो ज़ीरो हो गया, इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। जब ओमेगा नॉट हमारा LHS में आएगा तो अल्फ़ा टी से प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन माइनस है, इधर आके साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, अब आप देखिए बेटा कि ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन के बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ट्रांसलेशनल मोशन में हमारी इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, नॉट अल्फ़ा टी, इट इज़ ए टी। फ़र्क इतना है, ये हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ए हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है, अल्फ़ा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हमारी अगली इक्वेशन ऑफ मोशन में। जैसे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरीके से हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इसको यूज़ करते हैं, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब बेटा एंगल, दैट इज़ थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, आपने ओमेगा की वैल्यू, आपने ओमेगा की ये वैल्यू निकाली है ना, तो ओमेगा की जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये हमने ओमेगा की वैल्यू डाल दी, इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। अब जब ये डी टी हमारा LHS में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। ठीक है ना, RHS में डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ओमेगा नॉट
प्लस अल्फ़ा टी डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन हमारी बताती है हमें कि अगर बॉडी पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा लगता है तो बहुत छोटे टाइम डी टी में बॉडी ने डी थीटा एंगल कवर किया है। एक्चुअल कितना एंगल यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो निकालने के लिए फिर से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ये देखिए कैसे आया बेटा, देखने में तो ये सिंगल टर्म लग रहा है पर असल में ये दो टर्म्स हैं। ओमेगा नॉट डी टी एक टर्म है प्लस अल्फ़ा टी इंटू डी टी दूसरा टर्म है। ठीक है, तो जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दो टर्म्स बनेंगे, एक ओमेगा नॉट डी टी बनेगा और दूसरा बनेगा अल्फ़ा टी इंटू डी टी। ये दो टर्म्स बनेंगे तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, वही काम हमने यहाँ पे किया है, बस अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, ओमेगा नॉट भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ओमेगा नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस अल्फ़ा टी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो जब ज़ीरो टाइम पे जब हमने अभी रोटेशनल मोशन शुरू किया था तो उसको ज़ीरो टाइम लेंगे, उस समय डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं हुई थी, वो अपने मीन पोजीशन पे था। टी टाइम के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई थीटा। ठीक है, चलिए तो ये हमने लिमिट लगा दी। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी होता है टी के बराबर, ये तो हम लगा चुके हैं। तो यहाँ अगर इसके साथ कुछ नहीं दिया तो हम इसे मानेंगे 1 इंटू डी टी, करेक्ट। तो हमने लिख दिया ओमेगा नॉट और 1 डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी। ठीक है, इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन भी देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ आ जाएगा थीटा। ठीक है, थीटा लिमिट 0 से थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ कॉपी कर दो। ठीक है, अब हमें इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू देखनी है कि टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं आपको फॉर्मूला लिख के देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, आपको टी डी टी की वैल्यू चाहिए ना, तो टी की पावर क्या ले सकते हैं 1, जब कुछ नहीं दिया होता तो 1 लेते हैं। ये हो जाएगा टी की पावर n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1। तो ये हो गया टी की पावर 1 प्लस 1 हो गया बेटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 हो गया 2। ठीक है, ये कैसे आया, जो यहाँ पे n था वो यहाँ 1 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 डाल दो। ठीक है, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको लिख देते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट नहीं होती, तो 0 से टी हमने लिमिट लगा दी। ठीक है, देखो ओमेगा नॉट को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। लिमिट लगाने का मैंने आपको तरीका बताया है। इसकी जगह पहले अपर लिमिट लिखो, फिर लोअर लिमिट और दोनों को माइनस कर दो। तो हमने लगाया अपर लिमिट, फिर लगाया लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर दिया, प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है ना, ये देखो ये अल्फ़ा और 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी लिमिट कैसे लगाई जाए, तो टी की जगह पहले अपर लिमिट लिखो, फिर टी की जगह लोअर लिमिट लिखो, दोनों को माइनस कर दो। तो हमने लगाया अपर लिमिट लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को माइनस कर दो। तो ये हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट तो दोनों को माइनस। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टी, दूसरा टर्म तो 0 है, प्लस अल्फ़ा बाय 2 टी स्क्वायर, दूसरा टर्म यहाँ पे भी 0 है, इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, इसको देखिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ रीअरेंज करके, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये इन्हीं टर्म्स को, ये जो इक्वेशन है ना, इन्हीं को रीअरेंज करके आई है। थीटा को LHS में ले गए और इस पूरे टर्म को RHS में। ठीक है, चलिए LHS इज इक्वल टू RHS लिखिए, चाहे RHS इज इक्वल टू LHS डजंट मैटर। ठीक है, सिमेट्री में कोई फ़र्क नहीं आता। चलिए अल्फ़ा बाई 2 का मतलब है हाफ अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल किसके जैसी है, यहाँ देखिएगा बेटा, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ET स्क्वायर। 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं,
बस ट्रांसलेशनल मोशन में जहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई। लीनियर इनिशियल वेलोसिटी u, तो लीनियर एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन a, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। तो इक्वेशन में कहीं भी, और डिराइव करने का तरीका भी बिल्कुल वही है अगर आप उस चैप्टर की डेरिवेशन से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। अब आते हैं हमारी अगली इक्वेशन ऑफ मोशन में, यही फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला वंस अगेन, ठीक है। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं यूजिंग अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। देखिए बेटा, अगर आपको दिया जाए 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इस 2/5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अभी भी इक्वल रहेंगे, करेक्ट। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कट गया, आया तो 2/5 के ही इक्वल ना। तो अगर हमें कोई इक्वेशन दी होती है, एनी इक्वेशन, ठीक है, सपोज x/y, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उसी से डिवाइड कर दो, तो सिमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आता। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन दी है ना, इसको हम डी थीटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डी थीटा से डिवाइड भी करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहेगा तो ये अभी भी एक्सेलरेशन के ही बराबर। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये काट के वापस यहीं तो आओगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको दिया है 2/5 इंटू 3/7, तो क्या ये हमारा 2/7 इंटू 3/5 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया फ्रैक्शन में और इनको एक साथ लिख दिया, वैल्यू तो बराबर ही आएगी, वैल्यू आएगी आपकी 6/35 के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी को कंबाइन कर दिया और डी ओमेगा बाई डी थीटा को कंबाइन कर दिया, ठीक है। इनको कंबाइन किया तो यहाँ आ गए और जब इनको कंबाइन किया तो यहाँ आ गए, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये है आपका रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होता है? ओमेगा के। तो डी थीटा बाई डी टी के जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ओमेगा। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा ओमेगा टाइम्स ऑफ डी ओमेगा बाई डी थीटा। जब ये डी थीटा हमारा LHS में आएगा तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई अल्फ़ा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ डी ओमेगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर कोई बॉडी अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन के अंडर एक्ट करती है तो बहुत ही छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दौरान उसकी वेलोसिटी डी ओमेगा अमाउंट से चेंज हुई। एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था? थीटा, 0 से थीटा। और एक्चुअल में वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई थी? ओमेगा नॉट से जा रहा था, बाद में ओमेगा हो गई। तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी हैव अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो बॉडी के पास एंगुलर वेलोसिटी थी इनिशियली ओमेगा नॉट। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गई तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा होता है थीटा के बराबर, ये वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा थीटा लिमिट 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा अभी आपको सिखाया ना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा हमको निकालना है, तो ओमेगा की पावर 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1+1, n की जगह 1 डालिए, अपॉन 1+1 यानी कि ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। जैसे हमने पीछे टी डी टी का इंटीग्रेशन निकाला था, ठीक है। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी आपका आया था t²/2। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा आया है हमारा ओमेगा²/2। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओमेगा² डिवाइडेड बाय 2,
लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा। लिमिट कैसे लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं, पहले हम अपर लिमिट लेंगे, फिर लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा थीटा 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू, बेटा ये तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए लिमिट कैसे लगाएंगे, पहले हम अपर लिमिट लेंगे, फिर हम लोअर लिमिट लेंगे ओमेगा की जगह, स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आया अपर लिमिट लगाने पे ओमेगा स्क्वायर, लोअर लिमिट लगाने पे ओमेगा नॉट स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, सो वी हैव अल्फ़ा थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। जब ये 2 हमारा LHS में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। जब ये माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हमारा LHS में आएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सो वी हैव ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये है हमारी तीसरी रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बिल्कुल किसके जैसी है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। देखिए लीनियर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन A, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट S, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये इक्वेशंस को सीखने में, इनकी डेरिवेशन या याद करने में और अप्लाई करने में न्यूमेरिकल्स में, वो हम लाइव क्लास में करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज टॉर्क, जिसे हम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए इसका एक्शन ना बेटा मैं आपको लाइव क्लास में भी सिखाऊंगी कि कैसे ये टॉर्क जो है अप्लाई करी जाती है, आपको विजुअली देख के और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं। चलिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, किसी भी आर्बिटरी शेप की हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, और ये हमने बनाई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगी। अब यहाँ से तो ये बेटा फिक्स है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाएंगे, देखिए अगर फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ऐसे आप उसको खींच रहे हैं, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है और अपने हाथ से उस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपनी तरफ, इस तरफ खींच रहा है, तो क्या ये रोटेट करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये यहाँ से फिक्स है, ठीक है। और यहीं अगर वो पर्सन खड़ा होकर अपने हाथ से उसको पुश करे, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है, तो भी ये रोटेट नहीं करेगी। रोटेट तब करेगी जब आप यहाँ सामने खड़े होके इस पर किसी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो, ठीक है। लाइव क्लास में भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये जो है बॉडी कैसा मोशन करेगी? रोटेशनल मोशन करेगी। अच्छा, अब देखिए रोटेशनल मोशन हुआ किस वजह से, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करिए ये है हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन, ये है हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है। इस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये है हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो हमने फोर्स लगाया है, हमने हमारी पॉइंट ऑफ रोटेशन से हमने आर दूरी पे लगाया है, आर या डी कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो दो एक्सिस हमें यहाँ पे मिलती हैं, एक तो हमें अबाउट द डिस्टेंस ये वाली एक्सिस मिलती है,
ठीक है, और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस मिलती है हमको, ठीक है। तो ये जो हमने फोर्स लगाया है, सपोज़ करिए इसका इस आर से जो डायरेक्शन है ये है थीटा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बेटा, ये जो है ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये बॉडी रोटेट करेगी, अगर ये बॉडी रोटेट करेगी तो इसी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है। चलिए ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा। दूसरी बात, ये जो आर है हमारा, ये आर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के, ठीक है। ये हमारा है आर, और हमने जो फोर्स लगाया है वो है हमारा एफ। अगर आर और एफ के बीच का डायरेक्शन, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को लगता है ये एंगल की बात हो रही है, इट इज़ रॉन्ग। ये देखिए बेटा, आपको ना एंगल की ना क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स बोल देते हैं ये 90 डिग्री एंगल है, करेक्ट है, बिल्कुल 90 डिग्री है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। सर्कल के तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है इनके डायरेक्शन पे। ऐसे देखिए, अगर इस तरीके से हैं वेक्टर्स, ठीक है ना, तो ये एंगल 90 नहीं है, ये गलत है। समझिएगा कैसे, मैं 2 फिगर बनाती हूँ बेटा। अब ये फिगर ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड वाला फिगर में जो 90 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और राइट साइड वाले फिगर में जो 90 डिग्री है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब ये फिगर ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है तो वो गलत हो जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर नीचे की तरफ है ना, मतलब नीचे वाली लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा आर का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप इसको एक्सटेंड करिए आर को उसके डायरेक्शन में। अब ये जो एंगल है थीटा, इट इज़ द एंगल बिटवीन एफ एंड आर, ठीक है। तो अगर फोर्स और आर के बीच का एंगल है थीटा, तो हम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, अबाउट 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये एफ को जब हम थीटा एंगल के पास लेके आएंगे तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जब इससे 90 डिग्री वाले कंपोनेंट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसके दोनों कंपोनेंट बना देते हैं। ये हुआ हमारा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट हुआ हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि हमने इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिया है 2 कंपोनेंट्स के अबाउट, ठीक है, तो इस फोर्स की अब ज़रूरत हमें नहीं है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर हमारी ये बॉडी रोटेट कर रही है इस तरीके से, तो वो कौन से फोर्स की वजह से रोटेट कर रही है, एफ कॉस थीटा की वजह से या एफ साइन थीटा की वजह से। तो थोड़ी देर के लिए बेटा इसको हाइड करके सोचिए कि अगर ये वाले फोर्सेस ना होते तो क्या ये वाला फोर्स जो आपको इस तरीके से आप खींच रहे हैं बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट कर पाता? द आंसर इज़ नो। अगर बॉडी को रोटेशन मिल रहा है तो ये देखिए, ये वाले फोर्सेस अगर हम हटा दें, ठीक है ना, तो ये इस फोर्स में कैपेबिलिटी है कि बॉडी को इस तरीके से रोटेट कर सके। अगर इस बॉडी में रोटेशन आया है, इस रिजिड बॉडी में रोटेशन आया है, तो वो एफ साइन थीटा की वजह से आया है, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से ही बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से ही बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर?
ये आर के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा रोटेशनल मोशन हुआ है वो अकेले फोर्स की वजह से नहीं हुआ। अगर फोर्स अकेला रोटेट कर सकता तो एफ कॉस थीटा की वजह से भी रोटेट कर सकता। हमें फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और आर दोनों की ज़रूरत है। अगर आप इस पॉइंट पे भी फोर्स लगाएंगे ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यहाँ फोर्स लगाइए, जहाँ दरवाज़ा आपका हिंज लगा होता है या दरवाजे का, ठीक है, वहाँ से कितना भी फोर्स लगाइए दरवाज़ा बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाएंगे ना, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो भी बॉडी रोटेट नहीं करेगी। यानी कि रोटेशनल मोशन के लिए हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी चाहिए और हमें ये आर भी चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाता है, जब आप इन दोनों को साथ में ले लेते हैं ना, वो कहलाता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का जो सिंबल होता है वो होता है टाउ, इस तरीके से, ठीक है। ये सिंबल कैसे बनाया जाता है, सी बनाइए और ऊपर टी का बार बना दीजिए। ये सिंबल कहलाता है टाउ, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क को, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स को। तो टॉर्क, रोटेशनल मोशन के लिए हमें फोर्स, अकेला फोर्स काम नहीं करेगा, अकेला डिस्टेंस आर काम नहीं करेगा, दोनों की ज़रूरत है जो मिलके बनाता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इज़ गिवन बाय आर इंटू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इसका 1 मार्क का देखो बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा आता है, अ बॉडी अंडरगोज अ ट्रांसलेशनल मोशन ड्यू टू डैश, इसका आंसर है फोर्स, ठीक है। अ बॉडी अंडरगोज रोटेशनल मोशन ड्यू टू डैश, इसका आंसर है टॉर्क। यानी कि अगर आप किसी भी एम मास की बॉडी को, अगर आप किसी भी एम मास की बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन कराना चाहते हैं, यानी कि आप आगे खिसकाना चाहते हैं, तो आप उस पर फोर्स लगाइए। लेकिन अगर आप किसी भी बॉडी को रोटेशनल मोशन कराना चाहते हैं तो आप उस पर टॉर्क लगाइए, अकेला फोर्स काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो काम फोर्स करता है, रोटेशन, और उस वही काम बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, मैं आपको 2 फॉर्मूले लिख के देती हूँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के। 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो जब पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होता है तो उसका रिजल्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। पहला वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, थीटा इन्हीं के बीच का एंगल था ना, आर के बीच का और एफ के बीच का, तो हम आर एफ साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी था, ठीक है। तो टॉर्क लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉर्क। अब बात करते हैं बेटा टॉर्क की एसआई यूनिट की, कि ये जो टॉर्क है हमारा, टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका दूसरा नाम है, इसकी एसआई यूनिट क्या है। देखो बेटा, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, तो टॉर्क की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, जिसकी जगह हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं जूल। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, वर्क डन भी तो यही होता है ना, वर्क डन भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। वर्क डन भी हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हुआ न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ मीटर, तो जब वहाँ न्यूटन मीटर को आप वर्क की यूनिट जूल में लिखते हैं, मैं अलग पेज पे बना देती हूँ, टॉर्क हुआ आपका आर क्रॉस एफ, फोर्स के लिए न्यूटन, आर के लिए मीटर, मैं बोल रही हूँ उसकी जगह आप जूल लिख दीजिए, करेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्क डन भी होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर, लेकिन आप जूल की, वर्क की ऐसा यूनिट को क्या लिखते हैं, जूल।
अगर वर्क में न्यूटन मीटर का मल्टीप्लिकेशन जूल के बराबर है तो यहाँ पे भी न्यूटन मीटर की जगह जूल लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, नॉट कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे है हमारा टॉर्क जो है ये आया है फोर्स इनटू अगेन डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो वर्क और टॉर्क क्या एक ही चीज़ है? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं। ठीक है, वर्क डन एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और टॉर्क हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है। टॉर्क हमारा परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से आता है। आर के जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो हमें टॉर्क देगा, जबकि वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट होता है ना एफ और एस का। ठीक है, यानी कि एफ एस कॉस थीटा अगर परपेंडिकुलर फोर्स हुआ, यानी कि थीटा अगर 90 हुआ तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 0, और कॉस थीटा 0 होने की वजह से वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। ये मैंने ही आपको सिखाया है इन योर प्रीवियस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। आपको लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं ना, देन वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। जबकि टॉर्क के लिए तो हमें परपेंडिकुलर फोर्स ही चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो टॉर्क होगा, लेकिन फोर्स अगर परपेंडिकुलर हुआ तो वर्क 0 होगा। तो वर्क और टॉर्क एक दूसरे से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, दोनों की यूनिट सेम है, न्यूटन मीटर विच कैन बी रिटन एज जूल। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का डायमेंशन भी सेम है। वर्क डन का डायमेंशन है mL2T-2, तो आपके टॉर्क का भी डायमेंशन है mL2T-2। दोनों का डायमेंशन भी सेम है, बट कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये जो टॉर्क है इसको हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, यानी कि फोर्स जब टर्निंग देता है, रोटेशन देता है, तो बोलते हैं कि फोर्स ने टॉर्क दिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज नोन एज टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन होता है। अगर आप इस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स नेगेटिव लेना होगा। इसी तरीके से टॉर्क भी आपका वेक्टर क्वांटिटी आपको दिख रहा है, ऊपर वेक्टर का साइन लगा है, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि एक डायरेक्शन का टॉर्क आपको पॉजिटिव लेना है तो दूसरे डायरेक्शन का टॉर्क आपको नेगेटिव लेना है। अब टॉर्क इस तरीके से नहीं होता, टॉर्क तो रोटेशनल मोशन देता है ना, तो टॉर्क ऐसा होगा, एक इस डायरेक्शन का टॉर्क तो दूसरा इस डायरेक्शन का टॉर्क। ठीक है, आपने घड़ी देखी है ना, ये क्लॉक है। ठीक है, जो घड़ी की सुई होती है वो इस डायरेक्शन में घूमती है, करेक्ट, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव टॉर्क। ठीक है, लेकिन अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है उसे बोलेंगे पॉजिटिव टॉर्क। यानी कि घड़ी के सुई के डायरेक्शन में अगर घूमा तो उसे कहते हैं नेगेटिव टॉर्क, और घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उससे उल्टा रोटेशन आया तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव टॉर्क। ठीक है, अच्छा इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस, ठीक है बेटा, तो हमारे पास आता है केस नंबर 1। सबसे पहला केस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन cos थीटा विल बी 0, सॉरी साइन थीटा, cos थीटा तो 1 होता है, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड टॉर्क विल ऑल्सो बी 0। ये कैसे आया, इसका क्या मतलब है, कैसा दिखता है? ठीक है, टॉर्क 0 क्यों हो गया? ये देखिए बेटा, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होने का मतलब है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, थीटा हमारा फोर्स और आर के बीच का एंगल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा 0 तब होगा जब आर और फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा 0 डिग्री लेते हैं। जब आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, आप उसे अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है ना, बॉडी तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब टॉर्क 0 आएगा। ठीक है ना,
अच्छा, थीटा 180 डिग्री होने का क्या मतलब है? जब दो वेक्टर्स उल्टे डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा 180 होता है, मतलब आर तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स अगर आप उल्टे डायरेक्शन में लगाएं, ये है आपका आर और ये है एफ, तो थीटा हमारा 180 हो जाएगा। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो वो आर और एफ से मल्टीप्लाई करके टॉर्क भी कितना दे देगा? 0। ठीक है, चलिए केस नंबर 2, इफ theta is equals to 90 degree, then sin theta is equals to +1 and torque is maximum given by RF। ये देखिए कैसा दिखता है। सपोज करिए ये देखिए ये आपका R है, ठीक है, हम थीटा इज इक्वल्स टू 90 के लिए समझ रहे हैं। तो 90 डिग्री पे अगर आप फोर्स लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया ना, तो उस केस में इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजॉल्व तो हम वैसे भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में करते हैं। जब फोर्स पहले ही आर के परपेंडिकुलर है तो उसके रिजोल्यूशन का मतलब ही नहीं बनता। तो इस केस में हमारा साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं +1 होती है। तो जब ये +1 हो गया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो बचेगा आर एफ इंटू 1, यानी कि टॉर्क हो गया आर एफ। ठीक है, ये टॉर्क आपका बेटा मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि साइन थीटा की जो ये +1 वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम होती है। साइन थीटा आपका -1, 0 और +1 के बीच में ही घूमता है। साइन कभी भी, साइन और कॉस दोनों 1 से कभी बड़े हो ही नहीं सकते। ठीक है, साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है। ठीक है ना, तो जब आपने साइन की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी तो ऑटोमेटिकली जो टॉर्क हुआ वो भी क्या हो गया? मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है।